खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत ई रूपी प्रणाली एवं कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई रूपी प्रणाली हमारी सरकार द्वारा स्वीकृत पारदर्शी और जवाबदेही नीतियों के अनुरूप विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी एवं सहायता को पारदर्शी और कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना है। इस प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता राशि केवल उसी सेवा या वस्तु के लिए उपयोग हो जिसके लिए वह स्वीकृत की गई है। इससे किसानों को न केवल योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और सुगमता भी सुनिश्चित होगी। ये व्यवस्था किसानों के हित में होने के साथ ही शासन व्यवस्था को भी आधुनिक तकनीक संगत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारी सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। आज के अवसर पर जब हम आज अन्नदाताओं को समर्पित आधुनिक तकनीक से युक्त ई रूपी प्रणाली का शुभारंभ करने के साथ ही औद्यानिकी एवं कृषि विविधीकरण पर आधारित 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों की भी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी महत्वपूर्ण पहले हमारे राज्य के कृषि के क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा हमारे अन्नदाताओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2021 में ई रूपी जैसी अभिनव प्रणालियों की शुरुआत की। आज हमारी सरकार इस अत्याधुनिक तकनीकी को किसानों के हित में अपनाकर डिजिटल भुगतान प्रणाली की पारदर्शिता, प्रभावशीलता को एक नई दिशा देने जा रही है, जिसके द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत हमारे अन्नदाताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि ई रूपी वाउचर के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से हमारे किसान भाइयों एवं बहन बिना किसी बिचौलियों के घर बैठे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत आसानी से उठा सकेंगे। जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज देश के अंदर डीबीटी के माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को अन्य क्षेत्रों में देना प्रारंभ किया, तो अगर 100 रुपया भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया उनके खाते में पहुंचता है। 1 रुपये की भी उसमें कटौती नहीं होती है। और देश के अंदर एक समय ऐसा भी था जब यही 100 रुपया लाभार्थी को भेजा जाता था, जरूरतमंद को भेजा जाता था, तो उस 100 रुपये में से 85 रुपया बीच में बिचौलियों और कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता। देश के अंदर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो रही है। उसी नवाचार को, उसी नए काम को राज्य के अंदर भी अपनाया जा रहा है। ये ई वाउचर SMS और QR कोड के रूप में किसानों के मोबाइल पर भेजा जाएगा, जैसा अभी यहाँ से श्री गौरव कुमार जी ने बड़े विस्तार से बताया, जिसके माध्यम से वो किसान अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं के पास जाकर खाद, बीज, दवा सहित विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का क्रय करके इसका लाभ उठा सकेंगे। भाइयों बहनों, जब मुझे इस प्रणाली के बारे में बताया गया तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न उठे कि किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को इस नई प्रणाली का लाभ मिलेगा, उनको कैसे जानकारी मिलेगी और कितने प्रभावी ढंग से हमारे किसान भाई उसको समझ पाएंगे और कितना हमारे विभाग के लोग उनको समझा पाएंगे। क्या हमारे किसान भाई बहन इसे बहुत सहजता से, आसानी से अपना सकेंगे? वैसे आज हमारे किसान पहले से ही अनेक योजनाओं की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो फसल खरीद से जुड़ी सूचनाएं हों या मौसम से जुड़ी जानकारी हो या फिर अनुदान या सब्सिडी से संबंधित कोई संदेश हो।
फिर भी मैं इस योजना से जुड़े हुए सभी अधिकारी गणों से, कृषि सचिव महोदय से, अपने अन्य अधिकारियों से ये उनको सुझाव देना चाहता हूं कि आप हमारे किसान भाई बहनों को ई रूपी प्रणाली के सही और प्रभावी उपयोग हेतु समुचित उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। और जितने लोग यहाँ आए हैं वो तो भली भांति समझ ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से हमारे प्रदेश के एक एक किसान को इसकी जानकारी हो जाए। जिन योजनाओं की जानकारी आप सबको है, मैं ये भी चाहता हूं कि आपके माध्यम से अन्य किसान भाइयों को भी इनकी जानकारी मिले। और मैं विभाग से ये भी अपेक्षा करता हूं कि हमारे इतने सारे प्रगतिशील किसान यहाँ पहुंचे हैं और सच में आप सबके चेहरों को देखकर मैं समझ सकता हूं कि आप सब जो काम कर रहे हैं मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, कौशल से, निश्चित रूप से सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी ये योजनाएं लॉन्च हुई हैं, इन योजनाओं की जानकारी एक सामान्य किसान को भी पहुंचनी चाहिए। और जो प्रशिक्षण का हमारा कार्यक्रम है, वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम अनवरत रूप से, क्रमवार रूप से नए लोगों को भी, जैसे हम नवाचार को अपना रहे हैं, विभाग का भी काम होना चाहिए कि नए लोगों को भी जो है इस नवाचार को हम पहुंचाएं। हमारी टेक्नोलॉजी पहुंचे, हमारे अनुसंधान पहुंचे, हमारी खोजें पहुंचे, कृषि की हमारी नीतियां पहुंचे। उसके लिए जरूर आप व्यवस्था करें। इसके लिए गांव से लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाए और प्रशिक्षण के साथ साथ हम अन्य जो नवाचार हम करने वाले हैं या किसानों के लिए जो हम अन्य अच्छी योजना लाने वाले हैं या पहले से चलने वाली हमारी योजनाएं हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा पाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में वो भी आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब तक हमारे अन्नदाता इस नई तकनीकी का सही प्रकार से उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक इसका वास्तविक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है यदि सही तरीके से ये जागरूकता फैलाई जाए और हमारे किसान इस नई प्रणाली को उतनी ही सहजता से अपना लेंगे जितनी तेजी से वह आज अन्य माध्यमों से जुड़ते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही हम राज्य की जटिल जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नई नई नीतियां भी बना रहे हैं। इसी क्रम में आज जहां एक और राज्य में कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मिलेट जैसे उच्च संभावना वाले उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और मिलेट नीति की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वहीं सेब की तुड़ाई के बाद भंडारण, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग हेतु सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना का भी आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे राज्य के समस्त पर्वतीय जनपदों की जो जलवायु है और भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो कीवी उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल हैं। अभी जैसा कृषि मंत्री जी बता रहे थे, हमने इसके बारे में कृषि मंत्री भारत सरकार को भी बहुत भली भांति अवगत कराया कि कीवी के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और बंदरों की जो समस्या है वो बंदरों की समस्या भी कीवी के उत्पादन में हमको नहीं होती है। भारत सरकार ने भी हमको पूरा हर दृष्टि से सहयोग का आश्वासन दिया है और जितने भी हमारे राज्य ने कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब सरकार किसानों को 1 रुपया भेजती थी तो किसानों के पास 15 पैसे पहुंचते थे और ये बात तब के कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने भी स्वीकारी थी। लेकिन आज सरकार किसानों को 2000 भेजती है तो 2000 सीधा किसानों के खाते में आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, लगातार
जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं आम जनमानस को फोकस करके लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं आम जनमानस को फोकस करके लिए हैं। मुझे याद है एक समय पर कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल्ली से जब 1 रुपया भेजते हैं जब लाभार्थी तक पहुंचता है तो 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, आज डीबीटी के माध्यम से अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है सीधा किसान के खाते में जाता है। किसान जरा हाथ खड़ा करेंगे जो उनको किसान सम्मान निधि मिलती है, जरा हाथ खड़ा करना जरा। अगर कांग्रेस की सरकार होती जो आपको 2,000 रुपए वहां से भेजते हैं आप तक पहुंचते हो तो कितने मिलते हैं आपको? $2,000 वहां से चलते हैं, अरे 2,000 दिल्ली से भेजते तो यहां कितने पहुंचते? हाँ, लेकिन आज अगर 2,000 मोदी जी भेजते हैं तो सीधा आपके खाते में जाते हैं। कोई सीडीओ नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई डीएचओ नहीं, कोई सीएचओ नहीं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ई-रुपीज की लॉन्चिंग यहां पर की है, अरे मैं देख रहा था सभी किसान भाइयों ने उनका आभार व्यक्त किया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि आपके मार्गदर्शन में, क्योंकि राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा है 2 लाख हेक्टेयर, क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज यहां पर आई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। लेकिन आपके नेतृत्व में हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को और अपने अधिकारी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज जिस प्रकार की नई तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं। अभी चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर 500 से ज्यादा श्रद्धालु पावन पल के साक्षी बने। कपाट खुलते ही मंदिर बाबा के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। और आपको बता दें कि शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ भगवान की उत्सव डोली रात्रि प्रवास के लिए पुंग बुग्याल पहुंची थी। इसके बाद शनिवार देर शाम को ही भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली अपने मंदिर में पहुंच गई थी। शनिवार सुबह सुनील तिवारी जो कि पुजारी है, भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना और आरती उन्होंने की। भोग लगाने के बाद सुबह करीब 10 बजे भक्तों के साथ डोली ने अपने मंदिर के लिए प्रस्थान किया। देर शाम को डोली अपने भक्तों के साथ रुद्रनाथ मंदिर में पहुंची। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने उमा महेश्वर आश्रम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही यात्रा पर आए साधुओं को कंबल वितरित किए। मां उमा महेश्वर आश्रम में आश्रम के महंत ऐश्वर्यनाथ महाराज जी और पुजारी भूषण सेमवाल द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि मंदिरों के संरक्षण के लिए सरकार, नगरपालिका, विधायक कार्य कर रहे हैं, जिनको आगे बढ़ाने के लिए मंदिरों के महंत, पुजारी सहित अन्य साधु संत लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं आश्रम के महंत 4 धाम पर आने वाले यात्रियों को सनातन धर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। वहीं शनि मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल, विधायक थराली भूपाल राम टमटा, जिलाध्यक्ष गजपाल बर्तवाल, नगर पालिका अध्यक्ष गणेश शाह, नगर मंडल अध्यक्ष ब्रिजेश बिष्ट आदि मौजूद रहे। तो ये बहुत सिद्ध मंदिर है और मैं यहाँ के आदरणीय गुरु जी का भी, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मंदिरों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार भी काम कर रही है, नगर पालिका भी कर रही है, हमारे विधायक जी भी कर रहे हैं और यहाँ के हमारे जो गुरु जी हैं उनका बड़ा सानिध्य रहता है। सभी जितने भी लोग यहाँ से तीर्थ यात्रा में जाते हैं उनको यहाँ पे एक बड़ा पड़ाव है
और मैं ये कह सकता हूँ कि सनातन धर्म के लिए हमारे गुरु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। उनके मुताबिक 27 मई तक मानसून केरल में पहुंचेगा। इसके करीब 25 दिनों के बाद उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून आएगा। इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, मानसून देखिए जून से शुरुआत होती है। नॉर्मल डेट जैसे देखें केरल में 1 जून होती है, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा बोला कि 27 मई तक जो है जो हमारा केरल है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो जो मॉडल एरर उसमें 4 डेज तक का है, लेकिन जो डेट एक दी गई है वो 27 मई तक में बोला कि वहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में करीब 25 दिन जो है लगते हैं आपके, 24 से 25 दिन। तो हमारी जो नॉर्मल डेट है 25 के आसपास है। तो अगर एक नॉर्मल से मानसून चलता है तो यहाँ पे भी 2-1 दिन पहले पहुँच सकता है। अदरवाइज जो हमारी जैसे जो नॉर्मल डेट है तो वो 25 जून के आसपास है। जी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न कराने और निर्वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार को 19 मई 2025 तक चुनाव कार्यक्रम सहित जवाब पेश कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्ति का सवाल नहीं उठता है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाने चाहिए। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। देरी से हो रहे पंचायत चुनाव पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां पर एसएसपी देहरादून को गोपनीय माध्यम से क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की सूचना प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि प्राप्त सूचना पर एसएसपी देहरादून द्वारा एसओजी LIU व थाना क्लेमेंट टाउन की एक संयुक्त पुलिस टीम गठित कर बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। गठित पुलिस टीम को क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में सत्यापन की कार्रवाई के दौरान पोस्ट ऑफिस रोड क्लेमेंट टाउन से 5 बांग्लादेशी नागरिक निर्मल राय, शेम राय, लिपि राय, कृष्ण उर्फ संतोष, मुनीर चंद्र राय और तथा 4 नाबालिग बांग्लादेशी बच्चों तथा उनके साथ निवास कर रही एक भारतीय महिला पूजा रानी व एक भारतीय नाबालिग बालक मिले हैं और बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर अवैध जो दस्तावेज है वो वैध दस्तावेज मांगे गए हैं। तो कोई भी बांग्लादेशी नागरिक का कोई वैध दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा प्रस्तुत नहीं कर पाया है। इस दौरान बांग्लादेशी नागरिक मुनीर चंद्र राय से पटना बिहार व पश्चिम बंगाल के 2 अवैध आधार कार्ड बरामद हुए तथा कृष्ण उर्फ संतोष व निर्मल राय से बांग्लादेश की आईडी बरामद हुई है। सभी बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर निवास करने के अपराध में तथा भारतीय महिला को षड्यंत्र के तहत बांग्लादेशी नागरिकों की सहायता करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। 4 बांग्लादेशी नाबालिग बालकों को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेट किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस क्रम में हरिद्वार को माया देवी मंदिर से हर की पौड़ी तक भाजपा के सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा और भारतीय सेना के सम्मान में पोस्टर लेकर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साधु संतों ने भाग किया। इस अवसर पर हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि भारतीय सेना ने जिस तरह मात्र 35 मिनट में पूरी दुनिया को अपने शौर्य को दिखाया, आज उसी के सम्मान में ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज जिस तरह सिंदूर के सम्मान में सेना मैदान में आई, उसी प्रकार सेना के सम्मान में देश की जनता यात्रा निकाल रही है। वहीं विपक्ष के इस यात्रा पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विभाजन की राजनीति करते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के रामगोपाल के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक तिरंगा यात्रा पूरी देश भर में निकाली जा रही है। पूरा देश एकजुट है। सिंदूर के सम्मान में सेना है मैदान में और सेना के साथ पूरा देश सेना के रूप में बना हुआ है। सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा सब जगह निकल रही है। सेना के 2 अधिकारी, महिला अधिकारियों पे जिस तरह से कमेंटबाजी हो रही है, कमेंटबाजी कोई करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारी शौर्य की प्रतीक है
और उन्होंने इस सिंदूर ऑपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वो सम्मान की पात्र है। अखिलेश यादव कह रहे कि ये अखिलेश यादव विभाजनकारी राजनीति के शिकार हैं। जो हरिद्वार में आयोजित हो रही है, इस प्रकार की यात्रा का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है। आज उसी में हरिद्वार में भी हो रहा है। यहाँ पूज्य संतगण, सामाजिक संगठन सभी ने आकर इस यात्रा को सम्मान दिया है। भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया को दिखाया कि भारतीय सेना का कितना शौर्य है, मात्र 35 मिनट के अंदर में पाकिस्तान को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। आज उस सेना के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम सभी सेना को सम्मान देते हुए इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं प्रश्न उठा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ईद का जश्न होता है, ईद का नहीं। ये जीत है हमारी, ये सीज फायर नहीं, जीत है। हमने 35 मिनट में पाकिस्तान को छिन्न भिन्न कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका से सारे देशों के सामने रोया जाकर कि किसी तरीके से हमारा जो उद्देश्य था भारत का, उद्देश्य पूरा हुआ। आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, यही भारत की सबसे बड़ी विजय है। पहाड़ों की रानी मसूरी में तिब्बती समुदाय ने 11वें पंचेन लामा गेडुन चोइके नियमा की गुमशुदगी के 30 साल पूरे होने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च का आयोजन किया। ये प्रदर्शन मसूरी हैप्पी वैली से शुरू हुआ और मॉल रोड से होते हुए गांधी चौक पहुंचा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा 1995 में गेडुन चोइके नियमा को पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी गई थी। मात्र 6 वर्ष की उम्र में उन्हें उनके परिवार सहित 17 मई को 1995 को चीन सरकार द्वारा अगवा कर लिया गया था। तब से लेकर आज तक उनका कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया है। प्रदर्शनकारियों ने चीन सरकार से गेडुन की रिहाई और उनके हालात के बारे में पारदर्शी जानकारी देने की मांग की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से भी अपील की है कि वे इस विषय पर दबाव बनाएं। जो बहुत सी लोगों को पता नहीं है, जैसे हम अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, पीसफुल प्रोसेशन जब चल रहा था तो जैसे हम जाते जाते लोग पूछ रहे हैं कि बच्चा खो गया है, क्या है, बहुत सी लोगों को पता नहीं है। पर हम बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो है दलाई लामा जी के नीचे जो सबसे बड़े गुरुजी है वो है पंचेन लामा जी। वो जो है वो सन 1995 से ही इज़ बीन मिसिंग। तो वो जो है चाइना ने उनको किडनैप किया है। तब से लेके 6 साल से किडनैप किया है। तब से लेके आज 17 मई आज 30 साल पूरा हुआ है उनके लापता हुए। तो हम चाइना से ये मांग कर रहा है कि वैसे तो क्या है, चाइनीज़ एक बहुत पावरफुल कंट्री है, तो वहाँ पे क्या है, जो मीडिया है, मीडिया जो कवरेज है वो बहुत स्ट्रिक्टली बैन है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे एटलीस्ट हमें ये पता चले जो हमारा जो लामा जी है वो किस हाल में है। तो प्रिजन में है, हमें ये पता है कि उनके बारे में हमें अभी कुछ जानकारी नहीं है। हमें थोड़ा सा जानकारी देते, हमें ये तक पता नहीं है कि वो कैसे दिखती है। इसलिए हमारे पास जो अभी जो आप फ़ोटो देख रहे हैं उनके 6 साल की फ़ोटो लेके हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आने वाले कल में यही चलता रहेगा। और हम यूएनओ जितना भी बाहर के जितना भी डेलीगेशंस है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रेशराइज करें चाइना को कि। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।